श्री अरबिंदो घोष ने कहा था कि लर्निंग शुड नॉट बी स्मैटरिंग ऑफ फैक्ट्स। इन 1906 द गोल शिफ्टेड to Swaraj within the British Raj. INC as a political party should continue to do non-cooperation by boycotting the councils. In 1920 नागपुर सेशन जब गांधी जी ने टेक ओवर किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को, तो उन्होंने उन प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज को रीऑर्गेनाइज किया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. When non-cooperation movement was launched, there was also focus on constructive work. इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1886 में डिसाइड किया कि हम सिर्फ और सिर्फ प्योरली पॉलिटिकल पार्टी है जो कि सामाजिक मुद्दे नहीं उठाएगी. फ्रॉम 1885 टिल 1920 इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलीट्स, राइट, एंड ओनली फॉर ब्रिटिश इंडिया. It did not pick up issues of people of the princely states. In 1915 एक डिसीजन लिया जाता है that we will allow extremist leaders to re-enter Congress. 1928 में for the first time by adopting मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जनता के अंदर और विश्वास जताया और कहा कि फर्स्ट टाइम वी आर डिमांडिंग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. जो मेथड्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो थे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, जिसको हम 3 P's भी कह सकते हैं, दैट इज प्रेयर, पिटिशन, प्रोटेस्ट्स. स्वराज में स्व क्या है? इट मीन्स पीपल, पीपल्स राज, डेमोक्रेसी. नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ हिमांशु खत्री एंड दिस इज अ वीडियो ऑन आईएनसी सेशंस. इंडियन नेशनल मूवमेंट को आईएनसी सेशंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. ये वीडियो जो है स्टूडेंट्स की डिमांड पे लेके आ रहा हूँ. ये बहुत टाइम से डिमांड थी स्टूडेंट्स की, मतलब जो स्टूडेंट मुझसे पढ़े हैं, तो मुझे लगा ये बाकी स्टूडेंट्स के भी फायदे का होगा, तो स्टार्ट करते हैं. तो पहले एक बड़ी मस्त सी बात बताता हूँ आपको कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन इन 1885, बट इट वाज नॉट एन ऑल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन. ये फन फैक्ट है, प्रीलिम्स में काम आएगा. दूसरी चीज, आईएनसी 1885 वाज फर्स्ट ऑल ब्रिटिश इंडिया ऑर्गेनाइजेशन. इट वाज नॉट एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन वो बनी प्रॉपर तरीके से 1939 में. ये हम डिस्कस करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है. तो खैर, बॉम्बे से बॉम्बे, तो फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस took place in 1885 and I would say that the last very significant kind of session took place in 1942. ठीक है, तो इस तरीके से बॉम्बे कवर करेंगे. रफली 57 ईयर्स की जर्नी है, तो शुरू करते हैं. मोर देन 25 सेशंस हम कवर करेंगे इसमें. तो देखते हैं किस प्रकार से आईएनसी चेंज हुई एक समझ से. श्री अरबिंदो घोष ने कहा था कि लर्निंग शुड नॉट बी स्मैटरिंग ऑफ फैक्ट्स, तो इसी वजह से एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव यहाँ पे हम लेके आते हैं. तो शुरू करते हैं गोल्स से कि किस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस के गोल्स जो हैं वो इवॉल्व हुए. तो जब आईएनसी स्थापित हुई 1885 में, व्हेन आईएनसी वाज सेटअप इन 1885, तो उसका हम गोल कह सकते हैं क्या था? लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट. अब समझे अगर हम लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट को, तो सोवरेनिटी को दोस्तों इस प्रकार से समझते हैं कि इट इज लाइक सिंबॉलिक सोवरेनिटी एंड देन पावर टू डू LEJ, that is make laws, implement them and adjudicate the disputes which arise while making laws and implementing them. ठीक है, LEJ in external sovereign functions and domestic sovereign functions. ठीक है, तो लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर सिंबॉलिक सोवरेनिटी अंग्रेजों के पास, एक्सटर्नल सोवरेन फंक्शंस अंग्रेजों के पास, और एक साझेदारी, एक 50-50 पार्टनरशिप डोमेस्टिक सोवरेन फंक्शंस में या डोमेस्टिक अफेयर्स में, जिनको आप 7th शेड्यूल की लिस्ट्स के फॉर्म पे भी जानते हैं. मतलब जो लिस्ट है उसमें से अगर हम एक्सटर्नल अफेयर्स हटा दें, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका डोमेस्टिक सोवरेन फंक्शंस. तो वो डिमांड थी 1885 से 1906 तक. ठीक, फिर स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हुई 1905 में एंड इन 1906 द गोल शिफ्टेड टू स्वराज विद इन द ब्रिटिश राज, राइट, जिसको अंग्रेजी में सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर या फिर सेल्फ गवर्नमेंट ऑन द लाइंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा भी कहा जा सकता है. ठीक है, फिर गाड़ी आगे बढ़ी. 1916 में एक हुआ लखनऊ पैक्ट एंड उसके अंदर एक इम्प्लिसिट तरीके से, मतलब कि एक इनडायरेक्ट तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया अलॉन्ग विद मुस्लिम लीग टू द ब्रिटिश डोमिनियन स्टेटस. इम्प्लिसिट कैसे था? क्योंकि जो शब्द इस्तेमाल किए गए थे, द वर्ड्स दे वर यूज्ड, राइट, दे वर इक्वालिटी विद अदर सेल्फ गवर्निंग डोमिनियंस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, राइट. तो देयरफॉर इनडायरेक्टली, क्योंकि वहां पे उस समय पे आप चेक करेंगे तो डोमिनियन स्टेटस वहां पे था, तो इनडायरेक्टली, बट एक्सप्लिसिटली इट वाज इन 1928 व्हेन बाय अडॉप्टिंग द नेहरू रिपोर्ट और मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट ऑफ अगस्त 1928, राइट, dominion status was explicitly demanded in 1928 and very soon in 1929 through the Lahore session, right, this is a very common fact that Purn Swaraj became the demand.
But this Poon Swaraj of 1929 was technically only for British India. मीनिंग स्वराज में स्व क्या है? इट मीन्स पीपल, पीपल्स राज, डेमोक्रेसी, राइट? सो पूरा भारत आजाद होगा, परंतु प्रिंसली स्टेट्स में प्रिंसेस का राज हो और वो भारत का पार्ट हो। स्वराज, पीपल्स राज जो है वो ब्रिटिश इंडिया, ठीक है? इट वॉज इन 1938 दैट अंडर लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंट नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिक्लेयर किया that now INC goal is Swaraj for whole of India, right? And princely states are integral part of India, ठीक है? तो इस तरीके से उन्होंने डिमांड किया, ठीक है? तो ऐसे एवोल्यूशन हुआ। तो हम देख रहे हैं किस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस इज बिकमिंग मोर एंड मोर असर्टिव, राइट, फॉर द राइट्स ऑफ द इंडियंस, राइट टू सेल्फ गवर्नमेंट। मेथड्स में हम देखें तो दिस वन इज इजी, यूजुअली आपको पता होगा 1885 से लेकर 1906 तक जो मेथड्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो थे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, जिसको हम 3 Ps भी कह सकते हैं, दैट इज प्रेयर, पिटिशन, protests not on the streets but in press, that is in newspapers, right? So therefore that is how it is. फिर 1906 में मैंने क्यों रोका? कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे भी सोच रहे होंगे कि सर ये तो 1920 बोलना चाहिए था, आपने 1906 क्यों रोका? क्योंकि जब 1906 में कलकत्ता सेशन हुआ तो उस समय पे 4 रेजोल्यूशंस जो है अडॉप्ट की गई थी। एक रेजोल्यूशन तो थी स्वराज पे और बची हुई 3 रेजोल्यूशन थी मेथड पे, स्वदेशी, बॉयकॉट एंड नेशनलिस्टिक एजुकेशन, या फिर नेशनल एजुकेशन, मतलब ऐसी एजुकेशन जिससे ब्राउन साहिब ना पैदा हो, ठीक है? हाउएवर 1907 में दिसंबर में सूरत स्प्लिट हुआ और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स लाल बाल पाल, श्री अरबिंदो, उनको जो है आईएनसी से हटा दिया गया। एंड 1908 में वापस से फॉर्मली, लीगली अगर कहा जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को वापस से अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना लिया। तो फ्रॉम 1908 टिल 1920 वापस से सेम मेथड्स। महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को टेक ओवर किया 1920 में, जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करी थी, और तब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मेथड है वो बन गया गांधीयन सत्याग्रह। तो इस तरीके से एक्सट्रीमिस्ट या पैटर्न देखिए, खाली आप ये पढ़ते हैं तो आपको दिखता है कि एक्सट्रीमिस्ट ने फाइट मारी, बट सक्सेसफुल, स्टेबल तरीके से नहीं हो पाए विद रिस्पेक्ट टू मेकिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मासेस, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि 1885 से 1886 में इट वाज ओनली हेड एंड नो बॉडी, ओके? 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिसाइड किया, जब दादा भाई नौरोजी जो है प्रेसिडेंट थे इस सेशन के, कि हर प्रांत में, ब्रिटिश इंडिया के हर प्रांत में, इन एवरी प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया अ प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी, that is a state level branch, province level branch will be set up. However, ये largely defunct थी, largely on paper थी। उसका कारण भी था, कारण ये था क्योंकि मेथड तो आपके 3 Ps हैं, आपको जनता को तो इन्वॉल्व करना नहीं, तो उस पार्टी ऑफिस में मतलब कितने लोग जाएंगे, कितने लोग बैठे होंगे, तो मतलब प्रैक्टिकली डिफंक्ट है। इट वॉज इन 1920 नागपुर सेशन, जब गांधी जी ने टेक ओवर किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को, तो उन्होंने उन प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज को रीऑर्गेनाइज किया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब यह है कि भाई मद्रास एक प्रांत था ब्रिटिश इंडिया का, मद्रास प्रोविंस वाज अ प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब उसके अंदर जो है मल्टीपल लिंग्विस्टिक ग्रुप्स आर लिविंग, तो वहां एक पीसीसी नहीं होगी, अब वहां पे होंगी 4 पीसीसी, तेलुगु पीसीसी, कन्नड़ा पीसीसी, मलयालम पीसीसी, तमिल पीसीसी, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं कि लैंग्वेज के बेसिस पे। और ये ऑर्गेनाइजेशन, ये रीऑर्गेनाइजेशन सिर्फ कांग्रेस तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि 1917 में, इन 1917 आईएनसी डिमांडेड लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो आजादी के बाद जो हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 लेके आए, उसका जो आधार है, उसकी जो फाउंडेशन है, इट हैज बीन लेड इन pre-1947 Indian national movement. It had approval of moderates, extremists, as well as महात्मा गांधी, राइट? सो therefore इस तरीके से एवोल्यूशन एक हो रही है, बेहतर ऑर्गेनाइजेशन, बेहतर मेथड और स्ट्रॉन्गर गोल्स, ठीक? अगर आगे हम चलते हैं तो सोशल इश्यूज पे भी देखिए, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1886 में डिसाइड किया कि हम सिर्फ और सिर्फ प्योरली पॉलिटिकल पार्टी है जो कि सामाजिक मुद्दे नहीं उठाएगी, that we will not pick up social issues, ठीक है? बट 1920 में जब महात्मा गांधी ने टेक ओवर किया, तो महात्मा गांधी की एक ग्रेटनेस ये भी थी दैट ही कन्वर्टेड इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्रॉम एन ऑल इंडिया, या फिर टेक्निकली ऑल ब्रिटिश इंडिया,
political party into what you call as an all British India party, which is also going to take up issues of social reforms, right? तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक। पेजेंट्स एंड वर्कर्स का इशू, वो भी एक सोशल इशू है, क्लास इश्यूज को हम कह सकते हैं। तो ये भी 1886 के रूल के मुताबिक जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं उठाता था। इनफैक्ट जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे आपको बड़े सारे ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे जहां पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इट इज नॉट सपोर्टिंग द इंडियन पेजेंट्स एंड द इंडियन वर्कर्स व्हेन देयर इज अ इंडियन लैंडलॉर्ड और इंडियन फैक्ट्री ओनर और एन इंडियन कैपिटलिस्ट इन फ्रंट ऑफ देम, ठीक है। तो तब वहां पे वो कैपिटल्स को ही सपोर्ट करते थे। 1922 में आप शिफ्ट देखिए, 1922 गया सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिक्लेयर किया, ठीक है, सीआर दास प्रेसिडेंट थे उस सेशन के, कि वर्कर्स एंड पेजेंट्स आर हैंड्स एंड फीट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो किस तरीके से जो है बड़ा बदलाव यहां पे हो रहा है। प्लस इट वॉज इन क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 दैट फॉर द फर्स्ट टाइम एज पार्ट ऑफ एनी इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस in its resolution put a point related to no rent campaign। रेंट कौन देता है? टेनेंट देता है। किसको देता है? लैंडलॉर्ड को देता है। लैंडलॉर्ड इंडियन है और टेनेंट भी इंडियन है। तो यूजुअली मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, महात्मा गांधी इंडियन वर्सेस इंडियन इशू को नहीं इन्वॉल्व करते थे, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट में। उनको वो सेपरेटली डील करते थे क्लास मूवमेंट्स के थ्रू। बट यहां पे फॉर द फर्स्ट टाइम एक नो रेंट कैंपेन की बात की गई, ठीक है। तो इस तरीके से पेजेंट्स और वर्कर्स इश्यूज को जो है उन्होंने ज्यादा बेहतर तरीके से लिया। अब नेचर देखते हैं, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड व्यू टुवर्ड्स द प्रिंसली स्टेट्स पीपल, ठीक है, क्योंकि भारत दो थे, ठीक है। एक तो था ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, ब्रिटिश इंडिया विच वाज 63% ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड 78% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, एंड दूसरे थे प्रिंसली स्टेट्स, राइट। तो प्रिंसली स्टेट्स वर टोटल 565 इन नंबर। उनमें से अल्टीमेटली 552 जो है भारत में उनका विलय हुआ, ठीक है, एंड बाकी पाकिस्तान गए। तो खैर, तो व्हाट वाज द व्यू टुवर्ड्स द प्रिंसली स्टेट्स पीपल। तो प्रिंसली स्टेट्स जो है वो उनके अंदर है 37% ऑफ टेरिटरी एंड 22% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो फ्रॉम 1885 टिल 1920 इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलिट्स, राइट, एंड ओनली फॉर ब्रिटिश इंडिया। It did not pick up issues of people of the princely states, ठीक है। So therefore it was actually an all British India organization। किताबें आपको बताएंगी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, एग्जाम में भी आप ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन करना, बट टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूं और मैं प्रूव भी करूंगा, इट वाज एन ऑल ब्रिटिश इंडिया ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम 1885 टिल 1920। अब ये ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनी, वो भी स्टेप बाय स्टेप बनी, वो भी देखते हैं। देखिए, पहले तो जब गांधी जी ने टेक ओवर किया 1920 में, तो उन्होंने बड़ी चीजें आसान कर दी, 4 आना फी कर दी, आईएनसी विल यूज हिंदी एज फार एज पॉसिबल। तो आईएनसी को एक मास ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और ऑर्गेनाइजेशन ताकि लोगों के समक्ष पहुंचे, पास पहुंचे, तो उन्होंने लैंग्वेज बेसिस पे, ताकि लोग उस ऑर्गेनाइजेशन जो उनके पास आई उसको समझ भी पाए, लैंग्वेज बेसिस पे जो है पीसीसीज का जो है पुनर्गठन किया, मतलब रीऑर्गेनाइजेशन उनका किया, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मासेस बनाया, प्लस मेंबरशिप वाज ओपन फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर स्टेट्स पीपल इन 1920। तो 1920 से पहले पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, मतलब कि वो 22% भारतीय जो कि प्रिंसली स्टेट्स में रहते हैं, जिसका क्षेत्र 37%, 37% है, वो मेंबर भी नहीं बन सकते थे आईएनसी के अंटिल 1920। दे कुड नॉट इवन बिकम मेंबर। तो अब हम कह सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू मेंबरशिप इट इज एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। प्लस 1928 में फॉर द फर्स्ट टाइम बाय अडॉप्टिंग मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जनता के अंदर और विश्वास जताया और कहा कि फर्स्ट टाइम वी आर डिमांडिंग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। उससे पहले मैंने यहां पे लिखा नहीं, 1916 के लखनऊ पैक्ट में उन्होंने कहा था फ्रेंचाइज एज ब्रॉड एज पॉसिबल, ठीक है। फिर आगे चलें तो इट वाज इन त्रिपुरी सेशन ऑफ 1939 जहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये डिसाइड किया दैट in future movements of the Indian National Congress, the states people they will also participate। तो अब मेंबरशिप और काम दोनों के हिसाब से इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ट्रूली ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनी, ठीक है। अगर कल्चरल नेशनलिज्म देखें तो जैसा हमने देखा कि 1886 में आईएनसी कह रही है कि दैट विल पिक अप ओनली पॉलिटिकल इश्यूज, तो देयरफॉर कल्चरल नेशनलिज्म के मुद्दे वो नहीं उठाएंगे उस प्रकार से, ठीक है। एंड बट महात्मा गांधी तो फादर ऑफ नेशन, सो देयरफॉर कल्चरल नेशनलिज्म भी उनके अंदर कूट कूट के भरा है। तो देयरफॉर ही टुक ओवर आईएनसी इन 1920 एंड देयरफॉर कन्वर्टेड आईएनसी इनटू अ कल्चरली नेशनलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, ठीक। कल्चर के अंदर रिलीजन, लैंग्वेज, बहुत सारी चीजें आती हैं।
अगर आगे देखें तो अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ये सारे सेशंस हम इसमें यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो की हॉलमार्क्स देखते हैं, सेशन बाय सेशन देखते हैं। तो 1885 में इट वाज दी बॉम्बे में फर्स्ट सेशन हुआ था। प्रेसिडेंट के नाम मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको ये पीपीटी मिल जाएगी। ठीक, गोल क्या डिसाइड किया था, नेशनल यूनिटी। ठीक है, प्लस 9 रेजोल्यूशंस टू ब्रिटिश इंक्लूडिंग सिविल सर्विसेज रिफॉर्म, की ज्यादा भारतीय जो है वो सिविल सर्वेंट्स बने। ठीक है, आप लोग, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को एक्सपैंड किया जाए। ठीक है, ओके। 1886 का जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, ठीक है, कि की पार्ट क्या थी कि एक तो पीसीसी बनाया उन्होंने अक्रॉस ब्रिटिश इंडिया, नॉट इन प्रिंसली स्टेट्स, एंड सेकंड था रूल डिसाइड किया कि आईएनसी विल टेक अप ओनली पॉलिटिकल इश्यूज, सोशल मुद्दे आईएनसी नहीं उठाएगी। 1888 में सेशन, जॉर्ज जूल प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट नॉन इंडियन प्रेसिडेंट। ठीक है, रूल डिसाइड किया कि आईएनसी कोई भी ऐसी रेजोल्यूशन पास नहीं करेगा जहां पे मेजॉरिटी ऑफ इधर हिंदू मेंबर्स और मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम मेंबर्स दे डिसएग्री। तो इस तरीके से इन्होंने एटलीस्ट एट लीडरशिप लेवल जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर फोकस किया। 1889 में अगेन विलियम वेटरबर्न, ठीक है, प्रेसिडेंट है। माइनॉरिटी क्लॉज क्या है, माइनॉरिटी क्लॉज प्रिलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो ये सरकार से एक दरखास्त है, एक रिक्वेस्ट है टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट वेन एवर इन फ्यूचर यू एक्सपैंड दी काउंसिल्स, माने की लेजिस्लेचर, ठीक है, तब आप रिजर्वेशन दे इन प्रोपोर्शन टू परसेंटेज इन पॉपुलेशन। तो अगर मुस्लिम्स 20% है इंडिया लेवल पे, तो 20% सीट्स जो है वो रिजर्व की जाए इन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एट सेंटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिमांड है। तो दैट इज हाउ इट इज। ठीक है, तो आगे अगर चलें तो सॉन्ग सिंबल स्वदेशी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा, प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। तो 1896 में जो सेशन हुआ तो वंदे मातरम वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर उसके बाद 1905 में बनारस, 1906 कलकत्ता। 1905 में हाईलाइट ये थी कि स्वदेशी मूवमेंट हुई थी स्टार्ट, बिकॉज अक्टूबर 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ था। तो लाजमी था कि उस बंगाल पार्टीशन को हम रिजेक्ट करेंगे, तो रिजेंटमेंट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, एंड स्वदेशी को प्रोक्लेम किया, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट तो अगस्त 1905 में ही शुरू हो गई थी, इट हैड बिगन इन अगस्त 1905 इटसेल्फ। ठीक है, देन 1906 में कलकत्ता सेशन है, अभी हमने डिस्कस किया, दैट गोल बिकेम स्वराज। एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट 4 रेजोल्यूशन दे वर पास्ड, वन वाज ऑन गोल, गोल था आपका स्वराज, एंड 3 थे मेथड्स, स्वदेशी, बॉयकॉट एंड नेशनलिस्टिक एजुकेशन या नेशनल एजुकेशन। आगे अगर चलें तो 1911 कलकत्ता, तो अभी अभी जो है बंगाल पार्टीशन को रिवर्स किया गया है। ठीक है, ये कंटेक्स्ट है। एंड यहाँ पे एक नेशनल यूनिटी के हिसाब से जन गण मन जो है पहली बार गाया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में। तो ये इसके हॉलमार्क्स हैं, कुछ अच्छे प्रीलिम्स के क्वेश्चन, बाउंसर क्वेश्चंस आ सकते हैं। आगे चलें अगर तो ये सारे सेशंस हम यहाँ पे कवर करेंगे। सूरत स्प्लिट एक डिवाइसिव चीज हुई थी, तो उसको देखते हैं, कांग्रेस इस समय पे ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगी। ठीक है, तो सेशन बाय सेशन अगर देखें तो 1907 में ये फेमस किस लिए है, क्योंकि सूरत स्प्लिट हुआ था यहाँ पे। ठीक है, एंड मॉडरेट्स दे वर एबल टू टेक बैक इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को इंडियन नेशनल कांग्रेस से बाहर फेंक दिया गया। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स का जो डिवाइड एंड रूल है वो बहुत सक्सेसफुल है यहाँ पे अभी। फिर 1908 के मद्रास में जो सेशन हुआ, वहां पर जो है वापस से उन्होंने मॉडरेट्स ने रीअसर्ट किया, क्या कहा, दैट लेट इट बी क्लियर वी आर लॉयल टू द राज। हालांकि ये उन्होंने मेहता कांग्रेस में कहा था, इलाहाबाद कन्वेंशन एक हुई थी, बट वो चीज रीआइटरेटेड है। ठीक है, 1908 के दिसंबर के सेशन में। एंड उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिख दिया आईएनसी के कि एक्सट्रीमिस्ट दे विल नॉट बी पार्ट ऑफ आईएनसी। आगे अगर चलें तो 1909 क्यों फेमस है 1909, बिकॉज इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 आया था जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स लेके आया था, एंड बहुत ही लाजमी है कि यहाँ पे हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट्स ने ही एक तरीके से पाकिस्तान की फाउंडेशन ले करी थी। देन इन 1915 एक डिसीजन लिया जाता है दैट वी विल अलाउ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स टू री एंटर कांग्रेस, एंड एक्चुअल री एंट्री टुक प्लेस इन 1916 लखनऊ। एंड ये सेशन एक और चीज के लिए फेमस है जिसका नाम है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट 1916 में फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग उन्होंने they gave joint demands to the Britishers, right? Plus INC withheld formal endorsement of home rule leagues. तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिक्वेस्ट किया था दैट यू प्लीज अलाउ सपोर्ट
you please support the home rule leagues. We want to politically educate the common people of India who are living in the villages about Swaraj, about home rule, about self rule, about democracy. But मॉडरेट लीडर्स दे नेवर हैड फेथ इन द मासेस, तो इसकी वजह से उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया। ठीक, 1917 में सेशन हुआ एंड एनी बीसेंट बिकेम द फर्स्ट वुमेन आईएनसी प्रेसिडेंट। ठीक है, यहाँ पे जो है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में गहमा गहमी हुई। दैट इज देयर डिस्प्यूट्स बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट बिकॉज एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स दे वांटेड दैट नाउ वी शुड कन्वर्ट द पॉलिटिकल एजुकेशन ऑफ होम रूल लीग्स into a passive resistance campaign, meaning a non-cooperation movement, right? तो extremists ने भी try की थी non-cooperation movement before Mahatma Gandhi did it. However, Annie Besant ultimately sided with the moderates and therefore it is a sad smiley event which is there. Positive चीज ये है जो हमने first slide में discuss करी थी, that Indian National Congress demanded to the Britishers that there should be linguistic reorganization of the provinces of British India. ठीक है, तो मद्रास से एक तमिलनाडु बनना चाहिए, एक कर्नाटका बनना चाहिए, एक केरला बनना चाहिए। ट्रैवनकोर अलग था बट कुछ मलाबार वाला एरिया जो था वो ब्रिटिश इंडिया के अधीन था। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1789-92 में उन्होंने मालाबार का क्षेत्र लिया था एंड दे शुड बी एन आंध्र प्रदेश ऑल्सो। ठीक है, तो इसी प्रकार से 1918 में अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में मदन मोहन मालवीय जी ने स्ट्रेस किया सत्यमेव जयते पे। सत्यमेव जयते वैसे तो मुंड का उपनिषद है, अथर्ववेद से लिंक्ड है, तो मतलब एक बहुत पुरानी चीज है, एंशियंट चीज है, बट उसको पॉपुलराइज, दैट इज ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स, राइट, ट्रायम्फ, दिस वाज पॉपुलराइज्ड बाय मदन मोहन मालवीय जी। एंड very interesting thing is that usually people connect Mahatma Gandhi with truth, non-violence, morality, but before he took over the Indian National Congress, before the Gandhian era begins in 1920, उससे 2 साल पहले in 1918 मदन मोहन मालवीय जी is giving slogan of सत्यमेव जयते, जिसका मीनिंग है that Indian national movement is moral, Indian national movement is based on methods of non-violence, and Indian national movement, right, should follow the path of truth, right? So therefore this slogan is not by Mahatma Gandhi, it is associated with मदन मोहन मालवीय जी। तो हमें ये चीज याद रखनी है। आगे चलते हैं गांधी एरा में, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 1919 में अगर हम देखते हैं तो 1919 के अंदर जो है खिलाफत कमेटी बन चुकी थी 1919 में, ऑल्दो खिलाफत मूवमेंट शुरू नहीं हुई थी। ठीक है, बट एक तरीके से खिलाफत इशू, इफ नॉट मूवमेंट, खिलाफत इशू को जो है सपोर्ट दिया गया 1919 में। ठीक है, लेटर ऑन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ मूवमेंट। 1920 में 2 सेशन हुए। रेगुलर सेशन जब भी आईएनसी का होता है, रेगुलर सेशन ऑफ आईएनसी ऑलवेज टेक्स प्लेस इन डिसम्बर। इफ समथिंग emergent is there, some emergency is there, so then a special session will be called, which will not be in December. तो 2 सेशन होंगे उस साल में, कैलकाटा सेशन which was a special session and नागपुर सेशन which was a regular session. कैलकाटा सेशन is famous for launch of non-cooperation movement. ये बात यूजुअली लोगों को पता होती है, कंफ्यूजन चलो नागपुर और कलकत्ता में हो सकती है, तो आई हैव क्लैरिफाइड, बट मच मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट व्हेन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च, देयर वाज आल्सो focus on constructive work. And what is constructive work? Think of it like social work. It included focus on women empowerment, focus on Hindu-Muslim unity, focus on caste unity, opposing untouchability, raising awareness against untouchability. And ये सब कैसे मुद्दे? ये सब सामाजिक मुद्दे हैं. These are all social issues. That is why I told that what was really amazing about Mahatma Gandhi, why he was great. You know, if UPSC asks you a question, why Mahatma Gandhi was great, right? How will you answer it, right? So there are multiple things, but some unique things which you can mention is that he converted INC from an all India political party to an all India social reform organization, right? Which is so amazing, right? Then 1920 में जो रेगुलर सेशन हुआ नागपुर सेशन, उसका ऑर्गेनाइजेशनल हॉलमार्क है that Mahatma Gandhi took over the organization of INC and he reorganized Indian National Congress structure wise, right? जैसे हमने डिस्कस किया, it was made a mass organization, 4 आना फी, INC will speak Hindi as far as possible, people of the princely states, they can become member, PCCs are reconstituted on linguistic lines, right? And khair, Muhammad Ali Jinnah left Indian National Congress, right, because he had opposition. At that point of time, he was a moderate, later on he became a monster, right? So he was not in agreement with Gandhian methods also at that point of time. Later on, he will give call for mass massacre.
राइट। 1922 गया सेशन, ठीक है, सी आर दास है। एंड यहाँ पे अगेन आप देखिए एक सोशल इशू, मतलब क्लास इश्यूज पे फोकस है। आईएनसी इज डिक्लेयरिंग दैट पेजेंट्स एंड वर्कर्स दे आर हैंड्स एंड फीट ऑफ आईएनसी। प्लस दूसरी चीज जिसके लिए फेमस है वो है एंड और मेंड काउंसिल रेजोल्यूशन। तो व्हेन महात्मा गांधी हैड withdrawn the non-cooperation movement after the Chauri Chora incident of 1922, where 22 policemen, बड़ा इंटरेस्टिंग है, 1922-22, where 22 policemen were burnt, right, by setting on fire a police station. तो गांधी जी ने फिर विड्रॉ कर ली मूवमेंट। तो बाकी जो सीनियर नेता थे, दैट इज आवर मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट पुराने वाले, तो उन्होंने कहा कि अब मूवमेंट तो हो नहीं रही है, सो नाउ वी शुड फाइट इलेक्शंस। 1923 इलेक्शंस वर ड्यू, राइट, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, आई हैव ओनली विड्रॉन द मूवमेंट पार्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। INC as a political party should continue to do non-cooperation by boycotting the councils, right? But ये नेता उसके फेवर में नहीं थे, and they brought end or mend council resolution कि गांधी जी, INC, please allow us to fight elections. We will either end the councils or we will force the Britishers to amend the Government of India Act 1919. How will you end the councils? Adjournment motion was allowed for the first time in the Government of India Act 1919. तो खैर टॉपिक से भटकते नहीं है, वापस आते हैं। प्लस आईएनसी पास अल्टीमेटली, बिकॉज ये काउंसिल रेजोल्यूशन फेल हो गई, तो आईएनसी पास रेजोल्यूशन टू बॉयकॉट काउंसिल्स, ठीक है। और उन सीनियर नेताओं ने एक पार्टी बनाई विद इन आईएनसी जिसका नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी या सिंपली स्वराज पार्टी, एंड दे फॉट इलेक्शंस, राइट, 1923 का। देन टेबल 5 पे अगर हम देखते हैं तो ये सारे सेशंस कवर्ड हैं। 1923 का जो सेशन है, तो यहाँ पे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ही बिकेम द यंगेस्ट एवर आईएनसी प्रेसिडेंट, ही वाज ऑफ द एज ऑफ 35, राइट। प्लस सम मिसलेनियस थिंग, ठीक है, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, डिबेट ओवर काउंसिल एंट्री। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, हाईलाइट नहीं किया जाता यूजुअली। इकलौता सेशन वेयर महात्मा गांधी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी इज बेलगाम सेशन ऑफ 1924। तो ये इसका हॉलमार्क है। एंड सेकेंड हॉलमार्क ये है कि वो जो डिसयूनिटी थी कि काउंसिल एंट्री हो या ना हो, दैट डिसयूनिटी वाज रिजॉल्व्ड through Gandhi C.R. Das Pact, whereby it was declared that the Swaraj Party will be like parliamentary wing of INC. तो गांधी जी बड़े फ्लेक्सिबल थे, ही वुड ऑलवेज बी रेडी टू गो फॉर कॉम्प्रोमाइज इन लार्जर नेशनल इंटरेस्ट। 1925 का सेशन, तो फर्स्ट इंडियन वुमेन, right, to become president of INC, Sarojini Naidu. Sarojini Naidu is also famous for lobbying the Britishers to bring right to vote for the women, right, through indirectly through the Government of India Act 1919. तो Government of India Act 1919 had empowered the provinces कि अगर आप चाहें तो ऐसा कानून पास कर सकते हैं, you can pass a law which gives voting rights to women, and ultimately everyone gave. So she's also credited with women getting right to vote, although it was linked with husbands in 1935 and in 1919 her own प्रॉपर्टी क्राइटेरिया, तो बड़े कम लोगों को मिला था। खैर, कमिंग बैक टू टॉपिक ऑफ डिस्कशन, यहाँ एक कॉन्ट्रास्ट है, क्या है? फर्स्ट विमेन वाज एनी बेसेंट, 1917 फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट, एंड फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट इज 1925 आफ्टर 8 years, राइट, सरोजनी नायडू जी। आगे चलते हैं अगर, तो ये वाले सेशंस देखते हैं। तो पूर्ण स्वराज और ये सब, तो लाहौर सेशन है, ठीक है, लाहौर सेशन पे आएंगे, उससे पहले 1927 वाला जो सेशन है, तो 7 मेंबर साइमन कमीशन 1927, 777, राइट। तो खैर, इट वाज सेट अप टू बेसिकली ड्राफ्ट फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स फॉर इंडिया, बट उस 7 मेंबर साइमन कमीशन 1927 में कोई भी भारतीय नहीं था, देयर वाज नो इंडियन। Therefore, Indian National Congress now rejected the Simon Commission, and it decided that they will set up an all-party conference which will draft principles of constitution. उसी ने हमें दिया था मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट ऑफ अगस्त 1928, राइट। तो ये इसका एक हॉलमार्क है। फिर मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आई, वो अडॉप्ट हुई 1928 के सेशन में, प्लस ब्रिटिशर्स को 1 साल का अल्टीमेटम दिया गया दैट within 1 year, right now our demand is dominion status, but if within 1 year you do not give dominion status to India, then our goal will become Purna Swaraj. Dominion status का मतलब होता है symbolic sovereignty with the British, external sovereign functions with the British, domestic sovereign functions 100% with Indians, right? तो ऐसा 1929 Lahore session, right? So it is a very landmark kind of a session. Goal is Purna Swaraj, but as I highlighted earlier, it is Purna Swaraj. Swa means people, people Swaraj, democracy only for British India.
ठीक है, एग्जाम में, ठीक है, गोल इज इक्वल टू पूर्ण स्वराज। प्लस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी वाज एम्पावर्ड to launch civil disobedience movement whenever they feel that the time is right. Britishers, they were holding a roundtable conference, right? First roundtable conference 1930 में हुई थी. INC ने कहा we rejected. ठीक है, उसके रीजंस वगैरह हम दूसरी क्लास में डिस्कस करते हैं. 1931 अगर देखा जाए तो स्पेशल सेशन है कराची का. ये स्पेशल क्यों था? बिकॉज गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन मार्च 1931, राइट, एंड उसको अप्रूव करना था. और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विच हैपेंड इन 1931, तो लंदन जाके बात करेंगे. बट भारतीय लोगों को तो बताओगे कि हम लंदन जाके क्या बात करेंगे. दैट इज वॉट वी विल स्टैंड फॉर, right, in the round table conference, second round table conference. And as a result, 2 resolutions were passed, one on fundamental rights and second on an economic program which was influenced by socialism, that is pro poor economic policy. That is what we will stand for, right? Now if we move ahead, then 1938 Haripura session, 1939 Tripuri session. ये दो सेशंस आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नेशनल यूनिटी. दोनों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज द प्रेसिडेंट, right? And 1938 में it was declared that princely states are an integral part of India and Purn Swaraj is goal for whole of India, not just for British India, right? 1939 त्रिपुरी सेशन में अगेन नेताजी सुभाष चंद्र बोस is president. He defeated Pittabi Sitaramaiah and it was declared that in any next movement of INC, the people of princely states, they will also participate. And this is how Indian National Congress became truly an all India organization. अगर रिवाइज करें तो until 1920 people from princely states member नहीं बन सकते थे. In 1920 they can become member but they cannot participate in any movement. In 1939 Congress declared that people of princely states will also participate, and from this perspective, Quit India movement 1942 was the only and the first movement, right, whereby whole of Indian people participated. प्लस 1940 सेशन में रामगढ़ सेशन हुआ. यहाँ पे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी प्रेसिडेंट थे एंड INC रिजेक्टेड लाहौर रेजोल्यूशन, राइट, विच वाज बेसिकली डिमांड बाय मुस्लिम लीग फॉर पाकिस्तान. ठीक है, दैट इज नोन एज लाहौर रेजोल्यूशन. देन 1942 स्पेशल सेशन बॉम्बे में हुआ. क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन 8th of August बाय महात्मा गांधी, राइट. तो देयरफॉर दिस इज हाउ द थिंग्स आर टेकिंग शेप. लास्ट, so overall this is what we have discussed. So my friends, that was session on Indian National Congress. I thought that maybe it will be a unique and different perspective to understand the Indian national movement session by session, right? Presidents of the session, location of the sessions is also there in this PPT, right? So therefore, well, all the best for prelims and all the best for mains later. God bless you. Take care.